समाजवाद और पूंजीवाद का झगड़ा था, उसमें हमने अपने आप को मिक्स इकोनॉमी कहा था। समाजवाद से हमने पब्लिक सेक्टर ले लिया, पूंजीवाद से प्राइवेट सेक्टर ले लिया, और उन दोनों को मिलाकर के अपनी मिक्स इकोनॉमी चलाई। दीनदयाल जी ने प्रस्तावना की कि यह समाजवाद और पूंजीवाद दोनों ही इनह्यूमन है, दोनों ही अमानवीय है, दोनों मानव के लिए शुभकारी नहीं है, और इसलिए हमें इन दोनों से इतर भारत के हिसाब से इकोनॉमी को बुनना चाहिए। और तब सवाल खड़ा हुआ कि आपको न समाजवादी इकोनॉमी चाहिए, आपको न पूंजीवादी इकोनॉमी चाहिए, तो आप किस वाद की बात करेंगे? और इसका उसके जवाब में थोड़ा समय लगा, और वह समय लगकर ये बात 58-59 की है। तो 1964 में दीनदयाल जी ने पहली बार इसके जवाब में अपने व्याख्यान दिए, जिन व्याख्यानों को हम एकात्म मानववाद के व्याख्यान कहते हैं। और उन्होंने एक सांगोपांग वैचारिक अधिष्ठान पर एकात्म मानववाद कहा। और 64 में एक छोटी पुस्तिका आई जिसका नाम है सिद्धांत और नीति। उसमें एकात्म मानववाद है। यह सिद्धांत और नीति पुस्तक ग्वालियर में उन्होंने कार्यकारिणी का एक स्वाध्याय शिविर किया। उस शिविर में सिद्धांत और नीति प्रलेख को लिखा गया, उसके सामने का पेज खाली छोड़ा गया, सबको दिया गया, देश भर में वो गया, और उसमें से फिर जो निष्कर्ष निकला वह एकात्म मानववाद के रूप में प्रकट हुआ। बाद में 1965 में विजयवाड़ा के अधिवेशन में भारतीय जनसंघ ने उसको विचार के रूप में स्वीकार कर दिया। उसी वर्ष अप्रैल में मुंबई में दीनदयाल जी ने 4 भाषण दिए जो एकात्म मानववाद नाम से छपे हैं। एक विचारधारा का प्रणयन हो गया। विपक्ष के रूप में जनसंघ खड़ा हो गया, अखिल भारतीय दल के रूप में जनसंघ खड़ा हो गया, एक वैकल्पिक विचारधारा उसका प्रणयन हो गया। भारत की राजनीति में अखंड भारत यह मुद्दा बन गया, और दीनदयाल जी जनसंघ को राजनीतिक मंच के रूप में आगे बढ़ा रहे थे। 67 के चुनाव के बाद जनसंघ की बढ़ी हुई ताकत को देखकर किसी को भी ईर्ष्या होती थी। सभी पार्टियां पीछे चली गई थी, और सबसे ज्यादा परेशान था भारत का वामपंथ, क्योंकि वैचारिक रूप से उसे किसी ने चुनौती नहीं दी थी। वैचारिक रूप से चुनौती देने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। उनको 1967-68 में कालीकट अधिवेशन में भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया। यही उनको नजर लग गई। वे केवल 40 दिन अध्यक्ष रहे, और उस दौरान उनका जो सबसे महत्वपूर्ण दाय है वह उनका कालीकट में हुआ अध्यक्षीय भाषण है। वह भाषण भी एक प्रकार से युग गीता है, उसे पढ़ना चाहिए। वे कालीकट से यूपी में लौटे थे। उनको दिल्ली आना था, लेकिन बिहार कार्यकारिणी में जाने के लिए वो लखनऊ से पटना के लिए निकले। मुगल सराय में पटरियों पर उनका पार्थिव देह पाया गया। दीनदयाल उपाध्याय चले गए। उनके जाने से जिस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया था वह आंदोलन तो चलता रहा, पर उसे धक्का लगा। उनकी अनुपस्थिति में 1971 में पहला चुनाव हुआ, और 1952 के बाद
पहली बार जनसंघ पीछे गया। क्यों गया, इसके अनेक कारण हैं, पर दीनदयाल उपाध्याय का न रहना उसका बड़ा कारण है। आज भी देश और दुनिया नहीं जानती कि वे क्यों नहीं रहे। मुझे लगता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री और दीनदयाल उपाध्याय एक ही प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार हुए। उस वक्त का जो अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन था, उस आंदोलन की प्रकृति ही ऐसी थी। और 1964 में दीनदयाल जी का एक लेख है जिसका शीर्षक है प्रेग का खूनी स्कूल। प्रेग यानी प्राग, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी। वहां पर किस तरह से नेताओं की हत्या करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसका वर्णन दीनदयाल जी ने किया है। दीनदयाल जी के संपूर्ण साहित्य में इस प्रकार का यह एक ही लेख है। वो ऐसा लेखन कभी करते नहीं थे। पता नहीं जिस स्कूल का उन्होंने वर्णन किया है वह स्कूल ही उनके जीवन के लिए खतरा बन गया। मैं समझता हूं दीनदयाल जी का जो जीवन मैंने आपको संक्षेप में कहा, समय की सीमा पूरी हो गई। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोग कुछ पूछेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मेरी बात समाप्त। भाई साहब जी, ये जो बेरूबाड़ी है जी, इस आंदोलन पे थोड़ा सा प्रकाश और डालेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बेरूबाड़ी का आंदोलन ये तो आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन इतना ही है कि आपको मालूम है कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे टापू हैं और उन टापुओं की सीमाएं खींचना भी आसान नहीं होता है। तो उस बेरूबाड़ी जो छोटा सा टापूनुमा गांव है, वह गांव नक्शे में किधर है? तो जो नक्शा बना था वो भारत में था जी। लेकिन जब समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ने आग्रह किया तो जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया और उसको पाकिस्तान में दे दिया गया। ये जब हुआ तो इसको कोई ध्यान भी देता नहीं, देखता भी ज्यादा नहीं, लेकिन दीनदयाल जी देखने वाले व्यक्ति थे तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि भारत की टेरिटरी किसी दूसरे देश को दे दे। बंगाल में डॉक्टर मुखर्जी तो नहीं रहे थे, लेकिन मुखर्जी की प्रतिष्ठा थी और इस कारण से बंगाल में ये मुद्दा बन सका। और बंगाल की विधानसभा में तो जनसंघ का एक मेंबर भी नहीं था, लेकिन वहां मुद्दा बना और बंगाल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बेरूबाड़ी बंगाल का हिस्सा है, यह पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। और दीनदयाल जी ने संपूर्ण देश का आंदोलन किया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं दिया जा सकता, तो फिर भारत का संविधान बदल करके उसको लीगलाइज किया गया। भाई साहब, एक गोरखपुर से डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा जी हैं जी। उनकी जिज्ञासा है कि दीनदयाल जी के माता पिता जी का क्या नाम था और उनका जन्म कहाँ, किस स्थान पर, किस गांव में हुआ था? उनके पिताजी तो भगवती प्रसाद जी थे। उनका पैतृक स्थान नगला चंद्रभान है, जो वहां के रहने वाले थे। उनके पिताजी स्टेशन मास्टर थे और उनकी माताजी हिंदू परिवारों में प्रथम प्रसव अपना महिलाएं अपने पिता या मां के घर जाकर करती हैं। तो उस वक्त उनके दीनदयाल जी के नाना जी वो धनकिया में स्टेशन मास्टर थे राजस्थान में, तो उनकी मां वहां गई थी, वहीं उनका प्रसव हुआ। लेकिन उनका जन्म स्थान उनके स्वयं के सब डॉक्यूमेंट्स में चंद्रभान नगला ही लिखा गया है और इसलिए चंद्रभान नगला उनका जो पैतृक स्थान है वही जन्म स्थान का धाम बना हुआ है। लेकिन प्रसव का जो काम धनकिया में हुआ था, अब धनकिया में भी एक उनका स्मारक बन गया है। रजत प्रकाश पांडे जी बात करना चाह रहे हैं। वो लिखे हैं कि भाई
कृपया पंडित जी के द्वारा प्रथम बौद्धिक संघ शिक्षा वर्ग पर प्रकाश डालने की कृपा करें। फिर से कहिए, समझा नहीं, क्या कहा? पंडित जी के द्वारा प्रथम बौद्धिक संघ शिक्षा वर्ग में इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। मुझे स्वयं ध्यान ही नहीं है कौन सा बौद्धिक गुरु उनका है। आप संपूर्ण वांग्मय में देखिए, संपूर्ण वांग्मय में जो पहला खंड है 247 का वाला, तो उसमें जो बौद्धिक वर्ग उनका होगा वह होगा, क्योंकि संपूर्ण वांग्मय में भी हम उनके पूरे बौद्धिक वर्ग नहीं दे पाए हैं। कोशिश की है कि कम से कम हर वर्ग का एक तो हो जाए, तो 47 का बौद्धिक वर्ग उसमें है, वो आप पढ़िए। मुझे भी ध्यान नहीं है कि उसमें क्या है। अभी अभी मेरे पास आलोक जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि 47 का बौद्धिक दीनदयाल जी का पढ़ रहा हूँ संघ शिक्षा वर्ग में, और उसमें आजादी आंदोलन का कोई वर्णन नहीं है। तो मैंने कहा कि दीनदयाल जी जिस विचार को प्रस्तुत करते थे उसमें वह आंदोलन उनको आजादी का आंदोलन लगता ही नहीं था, इसलिए वो राष्ट्र की मीमांसा ही करते थे। भाई साहब, एक रितेश जी हैं लखनऊ से, इनकी जिज्ञासा है भारत कैसे अखंड भारत की तरफ आगे बढ़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार आज की स्थिति को देखते हुए। भारत तो अखंड है, भारत को कौन खंडित कर सकता है? ये जो खंडित हुए वो तो राज्य है। ये जो पश्चिम का नेशन स्टेट है, इसने दुनिया भर को खंडित किया है, हमको भी खंडित किया है। तो अभी जो राज्यों की सीमाएं हैं वे बड़ा मुद्दा नहीं है। भारत अखंड ही है, भारत को तोड़ सकने की ताकत किसी में नहीं है। मुद्दा यह है कि भारत के भीतर से अभारत पैदा हुआ है। आज गांधार में, सिंध में, पंजाब में जो लोग रहते हैं वे अपनी भारतीयता का विस्मरण कर चुके हैं, और जो मुख्य भारत भूमि है उसमें जो समाज रहता है उस समाज ने भी उसको पराया मान लिया है। तो भारत का विभाजन भारत के दिमाग में हुआ है। तो भारत के विभाजन को पहले भारत के दिमाग से दूर करना होगा। जिस दिन दिमाग से दूर हो जाएगा धरती पर भी नहीं रहेगा। दीनदयाल जी के विचार का डॉक्टर केएन जी, हाँ जी, डॉक्टर केएन पाठक जी गोरखपुर से कह रहे हैं कि क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत ने प्रतिस्थापित किया है? एकात्म मानववाद पर दीनदयाल जी के जो 4 भाषण बंबई में हुए हैं उसमें पहला भाषण राष्ट्रवाद पर ही है। राष्ट्रवाद का सही स्वरूप उसका शीर्षक है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में से ही उनका एकात्म मानववाद पैदा हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो संस्कृति की व्याख्या है, उस संस्कृति ने भारत ही नहीं मानवता को एक विचार दिया है जो एकात्मता का विचार है। एक विकास कुमार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहले, एकात्म मानववाद बाद में। भाई साहब 2 प्रश्न और ले लें। 9:40 हो गया है, अब ये 9:40 हो गया है, अब जो है बाकी को नोट कर लें, अगली बार पूछिए वजह से। प्रशिक्षण शिविर में समय का पालन होना चाहिए भाई। जी बिल्कुल ठीक है। तो